नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गेमिंग जोन और आज हम एक बहुत ही चर्चित और बहुप्रतीक्षित आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ जल्द ही मार्केट में आने वाला है और हर निवेशक के मन में यही सवाल है, क्या आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इसे स्किप करना चाहिए? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक की एक सहायक कंपनी है। इस वजह से लोगों की उम्मीदें इससे बहुत ज्यादा हैं। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हम इसके फायदे यानी वो कारण जिनकी वजह से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए और इसके नुकसान यानी वो चिंताएं जिनकी वजह से आपको इससे दूर रहना चाहिए, दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम कंपनी के फाइनेंशियल, उसके बिजनेस मॉडल और भविष्य के ग्रोथ पोटेंशियल को भी समझेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि अगर आप इस आईपीओ को स्किप करते हैं तो आपके पास मार्केट में कौन से दूसरे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है जो मुख्य रूप से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ा होने के कारण इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या सिर्फ नाम ही काफी है या हमें इसके वैल्यूएशन और मार्केट के मौजूदा हालात को भी ध्यान में रखना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और एक सूचित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इस आईपीओ से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कुछ चीजें जैसे आईपीओ का साइज, प्राइस बैंड और कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। अभी तक कंपनी ने अपना डीआईएचपी एसईबीआई के पास फाइल नहीं किया है, लेकिन बाजार में चल रही खबरों और एक्सपर्ट्स के अनुमानों के अनुसार एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ काफी बड़ा हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आईपीओ का आकार लगभग 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह हाल के समय के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगा। अब बात करते हैं लिस्टिंग की। आरबीआई के नियमों के अनुसार एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आईपीओ अगले कुछ महीनों में आने की पूरी संभावना है। जब आईपीओ आएगा तो कंपनी एक प्राइस बैंड तय करेगी, यानी एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जिसके बीच आप शेयर्स के लिए बोली लगा सकते हैं। अभी तक प्राइस बैंड की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यह घोषित होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। रिटेल निवेशकों के लिए इसमें एक लॉट साइज भी होगा, यानी आपको कम से कम उतने शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड्स का इस्तेमाल कहां करेगी। आमतौर पर एनबीएफसी इस आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल अपने कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए करती हैं, ताकि वे भविष्य में और ज्यादा लोन दे सकें। इसे टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाना भी कहते हैं। इससे कंपनी की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ हिस्सा कंपनी अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, नए ब्रांच खोलने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। फंड्स का सही इस्तेमाल कंपनी की भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। तो संक्षेप में हमें एक बड़े आईपीओ के लिए तैयार रहना चाहिए जो अगले कुछ महीनों में आ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के ग्रोथ प्लान को फंड करना है। जैसे ही कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल करेगी, हमें इश्यू साइज, प्राइस बैंड और फंड्स के सटीक उपयोग के बारे में और भी स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। आपको इन सभी डिटेल्स पर नजर रखनी होगी ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। हम इस पर एक फॉलोअप वीडियो भी जरूर बनाएंगे जब और जानकारी उपलब्ध होगी। अब जब हमें आईपीओ की बेसिक जानकारी मिल गई है तो चलिए अब कंपनी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आखिर करती क्या है और बाजार में इसकी क्या जगह है? जैसा कि मैंने पहले बताया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक की एक सहायक कंपनी है। एचडीएफसी बैंक की इसमें 94% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जो इसे एक बहुत मजबूत पेरेंटेज का फायदा देती है। यह एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, यानी यह आम जनता से फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट के रूप में पैसा नहीं ले सकती। यह अपने फंड्स के लिए बैंकों से लोन या बॉन्ड्स पर निर्भर करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है। यह मुख्य रूप से 3 सेगमेंट्स में काम करती है: लेंडिंग, बीपीओ सर्विसेज और फीस बेस्ड प्रोडक्ट्स। लेंडिंग इनका सबसे बड़ा वर्टिकल है, जिसमें यह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन देती है।
सिक्योर्ड लोन्स में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल लोन और गोल्ड लोन शामिल हैं। वहीं अनसिक्योर्ड लोन्स में पर्सनल लोन और बिजनेस लोन प्रमुख हैं। यह रिटेल ग्राहकों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों यानी एसएमईज को टारगेट करती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। बाजार में इसकी उपस्थिति भी काफी प्रभावशाली है। मार्च 2023 तक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरे भारत में 1492 से ज्यादा शाखाएं थीं, जो 1000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में फैली हुई हैं। यह विशाल नेटवर्क उन्हें टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में भी अपनी पहुंच बनाने में मदद करता है, जहां क्रेडिट की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करती है ताकि लोन अप्रूवल और डिसबर्सल की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा सके। एचडीएफसी बैंक के विशाल कस्टमर बेस का भी इन्हें सीधा फायदा मिलता है, जिससे इन्हें क्रॉस सेल करने के अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू यानी कंपनी की वित्तीय स्थिति की। वित्त वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 12,403 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 1,959 करोड़ रहा। कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कुल लोन बुक 70,000 करोड़ से ज्यादा की थी। यह आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी न केवल साइज में बड़ी है बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। इसकी एसेट क्वालिटी यानी एनपीए भी इंडस्ट्री के औसत से बेहतर रही है, जो एक अच्छे मैनेजमेंट का संकेत है। चलिए अब हम उन कारणों पर गौर करते हैं जिनकी वजह से यह आईपीओ एक आकर्षक निवेश का अवसर हो सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट। एचडीएफसी बैंक का नाम अपने आप में विश्वास और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। इस पेरेंटेज की वजह से एचडीबी फाइनेंशियल को कई फायदे मिलते हैं। पहला, फंड्स की लागत कम हो जाती है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी को कम ब्याज दर पर आसानी से पैसा दे देते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट की क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे होते हैं, जो निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है। और तीसरा, एचडीएफसी बैंक के करोड़ों ग्राहकों का डेटाबेस इन्हें क्रॉस सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। दूसरी बड़ी ताकत है कंपनी का विविध लोन पोर्टफोलियो। जैसा कि हमने देखा, कंपनी सिर्फ एक तरह के लोन पर निर्भर नहीं है। यह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन देती है। इसका फायदा यह होता है कि अगर किसी एक सेक्टर में, मान लीजिए पर्सनल लोन में, कोई समस्या आती है तो दूसरे सेगमेंट्स जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कमर्शियल व्हीकल लोन उस झटके को सहने में मदद करते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम को स्थिर बनाता है और जोखिम को कम करता है। एक संतुलित लोन बुक हमेशा एक एनबीएफसी के लिए प्लस पॉइंट होती है। तीसरा कारण है इसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल। भारत में अभी भी क्रेडिट की पहुंच बहुत कम है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। एचडीबी फाइनेंशियल का फोकस इन्हीं अंडर सर्व्ड मार्केट्स पर है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी, लोन की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। कंपनी का विशाल ब्रांच नेटवर्क और डिजिटल क्षमताएं इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए आने वाले सालों में कंपनी की लोन बुक और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आखिर में अच्छी एसेट क्वालिटी और आईपीओ डिस्काउंट की संभावना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मुश्किल समय के बावजूद एचडीबी फाइनेंशियल ने अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को नियंत्रण में रखा है, जो इनके मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को दर्शाता है। साथ ही अक्सर देखा गया है कि पेरेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को एचडीबी के आईपीओ में कुछ डिस्काउंट मिलता है तो यह उनके लिए एक अतिरिक्त फायदा होगा। यह लिस्टिंग के दिन गेन की संभावना को भी बढ़ा सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ एचडीबी फाइनेंशियल की कई ताकतें हैं, वहीं कुछ जोखिम और चिंताएं भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है वैल्यूएशन। एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ा होने की वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन काफी एग्रेसिव या महंगा हो सकता है। अगर कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसके दूसरे प्रतियोगी जैसे बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस से बहुत ज्यादा होता है तो निवेशकों के लिए टेबल पर बहुत कम पैसा बचेगा। महंगे वैल्यूएशन पर निवेश करने से लिस्टिंग गेन की संभावना कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न उम्मीद से कम रह सकता है।
दूसरी चिंता है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारत का एनबीएफसी सेक्टर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियां तो हैं ही, साथ ही कई नए फिनटेक प्लेयर्स भी इस बाजार में आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से लोन दे रहे हैं। ये फिनटेक कंपनियां कम लागत पर काम करती हैं और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देती हैं। इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से HDB फाइनेंशियल के मार्जिन पर दबाव आ सकता है और ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। कंपनी को लगातार इनोवेट करना होगा ताकि वह इस कंपटीशन में आगे बनी रहे। तीसरा जोखिम RBI के बदलते नियमों से जुड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी सेक्टर को बहुत कड़ाई से रेगुलेट करता है और समय समय पर नए नियम लाता रहता है। हाल ही में RBI ने अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि बैंकों और एनबीएफसीज को ऐसे लोन देने के लिए ज्यादा कैपिटल अलग रखना होगा। चूंकि HDB की लोन बुक का एक हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन्स का है, तो इन नियमों का उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और लेंडिंग कैपेसिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भविष्य में भी रेगुलेटरी बदलाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण चिंता है मार्केट सेंटिमेंट। IPO की सफलता काफी हद तक बाजार के मूड पर भी निर्भर करती है। अगर IPO के समय शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है या कोई निगेटिव खबर चल रही है, तो अच्छे से अच्छे IPO को भी ठंडा रिस्पॉन्स मिल सकता है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, जियोपॉलिटिकल टेंशन या घरेलू चुनाव जैसे फैक्टर्स मार्केट में अस्थिरता ला सकते हैं। इसलिए सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स ही नहीं, बल्कि IPO की टाइमिंग और उस समय के मार्केट सेंटीमेंट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या आपको HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO में अप्लाई करना चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए? इसका जवाब सीधा हां या नहीं में नहीं हो सकता। यह आपके निवेश के उद्देश्य, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और IPO के वैल्यूएशन पर निर्भर करेगा। चलिए इसे दो दृष्टिकोणों से समझते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लिस्टिंग गेन कमाना है, तो आपके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, IPO का वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर कंपनी IPO का प्राइस बैंड बहुत आकर्षक रखती है, यानी अपने पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर ऑफर करती है, तो लिस्टिंग गेन की अच्छी संभावना बन सकती है। इसके साथ ही आपको IPO खुलने से पहले इसके GMP पर भी नजर रखनी होगी। अगर GMP मजबूत है तो यह संकेत देता है कि बाजार में IPO को लेकर उत्साह है और लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगा है और GMP भी कुछ खास नहीं है, तो शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में लिस्टिंग गेन की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने से पहले वैल्यूएशन और GMP का इंतजार करना समझदारी होगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म निवेशकों की। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और भविष्य की ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। HDB फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। HDFC बैंक का सपोर्ट, डाइवर्सिफाइड लोन बुक, विशाल नेटवर्क और प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं। भारत की क्रेडिट ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है और HDB इसका फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को भी आंख बंद करके किसी भी कीमत पर निवेश नहीं करना चाहिए। अगर IPO बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर आता है, तो बेहतर होगा कि आप लिस्टिंग का इंतजार करें। कई बार लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत में करेक्शन आता है और आपको बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सलाह यह है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। अगर वैल्यूएशन वाजिब लगता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और सही समय का इंतजार कर सकते हैं। मान लीजिए आप HDB फाइनेंशियल के IPO को स्किप करने का फैसला करते हैं, शायद महंगे वैल्यूएशन की वजह से या किसी और कारण से। तो क्या आपके पास बाजार में कोई और विकल्प है? जी हां, बिल्कुल हैं। भारतीय शेयर बाजार में कई बेहतरीन लिस्टेड NBFCs हैं जिनमें आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में मार्केट लीडर है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड असाधारण रहा है। इसने लगातार अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इसकी टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री में बेस्ट मानी जाती है।
दूसरा अच्छा विकल्प है श्रीराम फाइनेंस, जो पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी। यह कंपनी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर यूज्ड व्हीकल्स के फाइनेंस में। इनका एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिसका फोकस भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर हो, तो श्रीराम फाइनेंस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका वैल्यूएशन भी ऐतिहासिक रूप से बजाज फाइनेंस की तुलना में ज्यादा आकर्षक रहा है। तीसरा विकल्प L&T फाइनेंस होल्डिंग्स हो सकता है। यह L&T ग्रुप की कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में एक बड़ा नाम है। L&T फाइनेंस मुख्य रूप से रूरल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर फोकस करती है। हाल के दिनों में कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया है और अब रिटेल लेंडिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। L&T का पेरेंटेज भी इसे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम देता है। यह HDB फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल के काफी करीब है। इनके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और मुथूट फाइनेंस जैसे विकल्प भी हैं। चोला का भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जबकि मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन में मार्केट लीडर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप HDB का IPO स्किप करते हैं, तो भी आपके पास निवेश के लिए अच्छे विकल्पों की कमी नहीं है। आप इन कंपनियों पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं और अपने रिस्क प्रोफाइल और निवेश के लक्ष्यों के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी एक स्टॉक या एक IPO के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों, यह था HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने कंपनी के बिजनेस, उसकी ताकतों, कमजोरियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश की। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO निश्चित रूप से इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल लिस्टिंग में से एक हो सकती है। HDFC बैंक का नाम और कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स इसे आकर्षक बनाते हैं, लेकिन यह एक अच्छा निवेश साबित होगा या नहीं, यह काफी हद तक इसके वैल्यूएशन और IPO के समय की मार्केट कंडीशन पर निर्भर करेगा। एक शानदार कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीदी जाए तो वह एक खराब निवेश बन सकती है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इंतजार करें। जब कंपनी अपना DRHP फाइल कर दे और प्राइस बैंड की घोषणा हो जाए, तब आप एक सूचित निर्णय ले पाएंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप SEBI की वेबसाइट, HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और प्रमुख फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल पर नजर बनाए रखें। हम भी जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या आप इस IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हैं? और क्या आपको HDB फाइनेंशियल IPO से जुड़ा कोई सवाल पूछना है? आपके जो भी सवाल या सुझाव हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने और उनका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। यह एक लर्निंग कम्युनिटी है और हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।